फार्मर्स लव फैमिली पर आप सभी का स्वागत है। टॉपिक नंबर दूसरा चलेगा आज हमारा। टॉपिक नंबर फर्स्ट हमने पढ़ लिया था, तो अभी तक जिन्होंने वो टॉपिक नहीं देखा वो पढ़े, क्योंकि वो टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बेसिक वहीं से स्टार्ट होता है। और अगर आप अभी तक आपने वो क्लास नहीं देखी तो आई बटन पे आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे जाके सबसे पहले वो क्लास देखें, उसके बाद में ये क्लास देखें, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अपना टॉपिक नंबर दूसरा चलेगा। टॉपिक नंबर 2 में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे कि नेचर ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी, जो इकोनॉमिक्स की जो थ्योरी है वो पढ़ेंगे हम। और उसके अंदर हम पहले पढ़ेंगे रेशनल एजम्पशन, मतलब रेशनल एजम्पशन क्या है, और कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट क्या है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। जो नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है, तो अलग अलग कुछ साइंटिस्ट जो इकोनॉमिक्स है उसको साइंस बोलते हैं और कुछ उसको आर्ट बोलते हैं। साइंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो इकोनॉमिक्स है वो एक सिस्टमेटिक तरीके से, मतलब एक अच्छी तरह से, मतलब हम बोल सकते हैं कि सिस्टमेटिक तरीके से उसका अध्ययन करवाती है। इसी कारण जो इकोनॉमिक्स है उसको साइंस कहा जाता है। और आर्ट इसलिए कहा जाता है कि जो इकोनॉमिक्स है वो दैनिक दिनचर्या के अंदर यूज में आती है, उसी कारण उसको आर्ट कहा जाता है। अब दैनिक दिनचर्या की बात करें तो दैनिक दिनचर्या के अंदर जैसे डिमांड हो गई, किसी चीज़ की डिमांड कभी बढ़ भी सकती है और कभी घट भी सकती है। तो ये हो गई अपनी साइंस के रूप में और आर्ट के रूप में। तो हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स के जो नेचर ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी है वो दो तरीके से डिवाइड की गई है। पहली है साइंस के रूप में और दूसरी पढ़ी हमने आर्ट के रूप में, मतलब आर्ट के रूप में, कला के रूप में और विज्ञान के रूप में। और अब बात करते हैं हम जो साइंस है उसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है पॉजिटिव साइंस, मतलब सकारात्मक विज्ञान, और दूसरा है नॉर्मेटिव साइंस, मतलब सामान्य विज्ञान। तो सबसे पहले हम बात करें कि जो पॉजिटिव साइंस है, पॉजिटिव साइंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम, मतलब ये पॉजिटिव चीज़ों के बारे में बताती है हमें कि कोई भी, मतलब क्या है, क्या था और क्या होगा, इन चीज़ों के बारे में, मतलब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों चीज़ों के बारे में बताती है। नॉर्मे जो पॉजिटिव साइंस है वो तीनों चीज़ों के बारे में बताती है, मतलब क्या था, क्या होगा और क्या होना चाहिए, तो इन चीज़ों के बारे में बताती है। तो अब हम बात करते हैं इनकी। तो ये मतलब इकोनॉमिक्स है वो आर्ट एंड साइंस दोनों है। आर्ट एंड साइंस दोनों क्यों बोलते हैं, क्योंकि अभी देखा हमने अलग अलग साइंटिस्ट है, उन्होंने कुछ साइंटिस्ट ने इसको साइंस कह दिया और कुछ साइंटिस्ट ने इसको आर्ट कह दिया, इस कारण दोनों को इंक्लूड करके इसको आर्ट एंड साइंस दोनों कह दिया। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो इकोनॉमिक्स इज ए साइंस, इकोनॉमिक्स को एक साइंस के रूप में क्यों बोला जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो इकोनॉमिक्स हर चीज़ की एक सिस्टमेटिक स्टडी करती है, मतलब एक सीक्वेंस, मतलब एक प्रॉपर वे होता है, उसके अकॉर्डिंग ही हम इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं। इसी कारण इकोनॉमिक्स को साइंस कह दिया जाता है, क्योंकि साइंस में हर चीज़ सीक्वेंस बाय सीक्वेंस चलती है। अगर एक भी चीज़ मिस हो गई तो फिर वहाँ पे वो जो अपनी रिसर्च है वो फेल हो जाएगी। इसी कारण जो इकोनॉमिक्स है वो एक सिस्टमेटिक स्टडी करवाती है। एग्जाम्पल की बात करें तो इकोनॉमिक लॉ, मतलब जो हाथ सदन पूरा था। हाँ। तो हम देख रहे हैं इकोनॉमिक लॉ। इकोनॉमिक लॉ है ना, जैसे ग्राफ के माध्यम से समझते हैं कि ये ग्राफ है, तो ये इकोनॉमिक लॉ और ये एक्टिविटी। तो जैसे जैसे इसकी एक्टिविटी बढ़ेगी वैसे इकोनॉमिक जो लॉ है वो भी बढ़ता जाएगा, लेकिन एक्टिविटी घटेगी तो इकोनॉमिक लॉ क्या है, डिक्रीज होता जाएगा, मतलब गिरता जाएगा। तो ये हो गया अपना इकोनॉमिक लॉ, कि इकोनॉमिक लॉ मतलब किस प्रकार से इसको इफेक्ट करता है, ये चीज़ हो गई। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो कॉज एंड इफेक्ट, मतलब कारण और प्रभाव जो है उनके बारे में बताती है। अब कारण और प्रभाव का भी एक ग्राफ देख लेते हैं कि ये ग्राफ है, यहाँ पे हो गया अपना इफेक्ट और यहाँ पे हो गया कॉज। तो जैसे जैसे कारण बढ़ेगा वैसे वैसे इफेक्ट भी बढ़ेगा। तो ये आपस में जिस बिंदु पे काटती है ना, तो उनको रिलेट करने का भी एक कार्य करती है। इसी कारण कॉज एंड इफेक्ट है उनके बीच में भी एक रिलेशन बताती है। और अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो अपना जो साइंस के रूप में जो इकोनॉमिक्स है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला अपना पॉजिटिव साइंस और दूसरा नॉर्मेटिव साइंस। पॉजिटिव साइंस में अभी देखा था हमने कि क्या क्या होना चाहिए, मतलब क्या था, क्या है और क्या होना चाहिए, इसके बारे में बताती है। अब एक इसका सीधा सा एग्जाम्पल है कि
अभी 2023 के अंदर जो मिल्क प्रोडक्शन था इंडिया का, सॉरी, राजस्थान फर्स्ट नंबर पे था, और 2024 के अंदर वापस सेकंड रैंक पे आ गया, और अब 2025 में कौन सी रैंक होगी उसकी राजस्थान की मिल्क प्रोडक्शन में। तो ये इन चीज़ के बारे में बताता है पॉजिटिव साइंस। इसी कारण इसको साइंस के अंदर इंक्लूड किया गया है, क्योंकि एक सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी कर रहा है उसकी, तो पॉजिटिव साइंस के अंदर इंक्लूड किया गया है। अब हम बात करते हैं कि इसकी जो लैंग्वेज क्या है। पॉजिटिव साइंस की बात करें थे हम, तो पॉजिटिव साइंस हमें यह बताती है कि क्या था, यानी मतलब पास्ट क्या था, और क्या है मतलब प्रेजेंट, और क्या होगा मतलब फ्यूचर के बारे में। मतलब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों चीज़ों के बारे में बताती है हमें पॉजिटिव साइंस। इसी कारण इसको हम पॉजिटिव वे के अंदर सोच कर चलते हैं और पॉजिटिव साइंस कह देते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, बिल्कुल ईजी सा एग्जाम्पल है, क्योंकि और जो इकोनॉमिक्स है वो एग्जाम्पल से सबसे ज़्यादा समझ में आती है। तो आप है ना कॉपी पेन साथ में लेके बैठा करो, और जो जो चीज़ें बताते हैं वो नोट कर लिया करो साथ के साथ, क्योंकि आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, और एग्जाम से पहले हमारी कोशिश पूरी रहेगी कि आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाए। तो हम एग्जाम्पल की बात करते हैं पॉजिटिव साइंस की। तो 1947 मतलब 1947 में पॉपुलेशन क्या थी, और 2024 में क्या है, और अभी जो मतलब फ्यूचर है, भविष्य में क्या होगी, तो इनके बारे में ये बताती है पॉजिटिव साइंस। अब बात करते हैं हम दूसरा जो अपना टाइप है वो है नॉर्मेटिव साइंस। नॉर्मेटिव साइंस के अंदर किस प्रकार से क्या होता है ये भी देखते हैं। नॉर्मेटिव साइंस सिर्फ हमें पास्ट की चीज़ें बताती है, यानी कि क्या होना चाहिए था, कोई भी हम कार्य कर रहे हैं उसके अंदर अगर हमें असफलता मिली तो वो क्यों मिली, उनके कारणों के बारे में बताती है, और जो कारण है उनका भी सुधार करती है ये नॉर्मेटिव साइंस। तो नॉर्मेटिव साइंस की बात करते हैं हम कि होती क्या है। तो जो नॉर्मेटिव साइंस है वो हमें यह बताती है कि क्या होना चाहिए, मतलब पास्ट क्या था, और यह इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को क्या करती है, सोल्व करने का काम करती है, और जो सजेशन है वो भी प्रोवाइड करती है। यानी कि किसी एरिया के अंदर पॉवर्टी है मतलब गरीबी है, तो गरीबी का कारण क्या है, सबसे पहले तो इसके अंदर वो उस चीज़ का पता लगता है कि गरीबी का कारण क्या है, और उसको दूर किस प्रकार किया जा सकता है, और जो गवर्नमेंट है वो अपना अहम योगदान किस प्रकार से निभा सकती है। यानी कि जो लोग गरीब हैं उनको एम्प्लॉयमेंट दे, यानी रोजगार दे, तो उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो सुधरेगी, और उससे जो इनकम उनको मतलब गवर्नमेंट को भी उससे इनकम जनरेट होगी, तो जो नेशनल इनकम है वो बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, और जो पॉवर्टी है वो भी कम हो जाएगी। तो इन चीज़ों के बारे में नॉर्मेटिव साइंस बताती है। तो नॉर्मेटिव साइंस में हमने पढ़ा कि यह हमें यह बताती है कि क्या होना चाहिए, यह इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम को सोल्व करने का सजेशन भी देती है, मतलब जो इकोनॉमिक्स के अंदर जो समस्या है उनका समाधान करने का भी हमें सजेशन देती है। जैसे पॉवर्टी है तो उसको दूर कैसे करें, यानी गरीबी है तो उसको दूर कैसे करें, इन सभी चीज़ों के बारे में ये बताती है। इसके बाद में कुछ साइंटिस्टों ने इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट, मतलब इकोनॉमिक्स है उसको आर्ट भी कह दिया। आर्ट क्यों कहा, क्योंकि जो इकोनॉमिक्स है वो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसमें अप्लाई होती है। अब रोज़मर्रा से तात्पर्य है हम कि हमें वही अपनी प्रोसीजर सुबह उठना, फिर बाद में स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक रात को सोने से पहले हमने जो चीज़ें की उनके अंदर काम में आती है। इसका एक सीधा सा एग्जांपल है कि हम कोई सामान को खरीदने गए, मान लो मार्केट के अंदर उसकी डिमांड ज़्यादा है, यानी मांग ज़्यादा है, मांग ज़्यादा होगी तो उसकी प्राइस बढ़ेगी। तो ये हमारे दैनिक दिनचर्या के अंदर यूज में हो रही है, इसी कारण हम इसको आर्ट के रूप में भी बात कर लेते हैं। तो अपना इसका एग्जाम्पल होगा लॉ ऑफ डिमांड, यानी अगर प्राइस बढ़ेगी तो क्या होगी, डिमांड घटेगी। और एक है लॉ ऑफ सप्लाई, सप्लाई की बात करें तो किसी चीज़ की अगर सप्लाई बढ़ेगी तो उसकी प्राइस भी घटेगी। ये हो गया अपना, हमने पढ़े जो पहला पढ़ा हमने कि पॉजिटिव साइंस, दूसरा पढ़ लिया हमने नॉर्मेटिव साइंस। और अब बात कर लिया हमने कि इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट, जो इकोनॉमिक्स है वो आर्ट क्यों बोला जाता है ये भी पढ़ लिया हमने। तो नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ लेते। और अब इसके बाद में अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आएगा रेशनल अजप्शन। रेशनल अजप्शन होता है, उसके अंदर एक रेशनल एक्टर होता है। जो रेशनल एक्टर होता है उसका सिर्फ काम यही रहता है कि कोई भी हम किसी भी कार्य को स्टार्ट करें तो उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे लें और उससे प्रॉफिट कैसे कमाया जाए, और जो नुकसान है वो कम से कम किस प्रकार से किया जा सके। तो अजप्शन जो अपनी जो अजप्शन रेशनल अजप्शन है उसके बारे में यही चीज़ें आती है। तो हम बात करते हैं रेशनल अजप्शन क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यह इकोनॉमिक की एक मौलिक अवधारणा है। मौलिक अवधारणा मतलब कि किसी भी कार्य को स्टार्ट करने की प्रारंभिक जो स्थिति है वो है।
और जो इकोनॉमिक प्रिंसिपल एंड मॉड्यूल को अंडरलाइन करती है। मतलब जो इकोनॉमिक के जो सिद्धांत और जो उनके जो मॉड्यूल है उनको अंडरलाइन करने का कार्य करती है। यानी कि इसका एग्जाम अगर हम इसकी एक ग्राफ के अंदर देखें तो ये ग्राफ है, यहाँ पे हम देख लिए प्रिंसिपल और यहाँ पे देख लिया मॉड्यूल। तो ये आपस में मतलब जो ये अपना ये स्ट्रेट लाइन है मॉड्यूल की और ये है प्रिंसिपल की, तो ये आपस में जिस बिंदु पे काटेंगे उसको ये अंडरलाइन करने का कार्य करती है। इसी कारण हम इसको जो रेशनल एजम्पशन बोल देते हैं। और इनका आपस में एक रिलेशन होता है जो एक मतलब बैटरी इफेक्ट देखने को मिलता है। और अब हम बात करें कि जो ये मतलब क्या होता है इसके अंदर, ये इस आइडिया पर बेस होता है कि जो प्रोडक्शन कंजप्शन और दोनों ऐसे डिसीजन लेते हैं जो रेशनल होते हैं। मतलब रेशनल का मतलब वही हो गया कि जो अपने हमें प्रॉफिट दिलाए और लॉस को कम से कम करे, उसी का इसके अंदर हम अध्ययन करते हैं। और इसका उद्देश्य स्वयं के तो मतलब जो व्यक्ति होता है उसका जो खुद का जो प्रॉफिट होता है उसको बढ़ाना इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है। और रेशनल एजम्पशन ये हो गया। रेशनल एजम्पशन की कुछ थ्योरियाँ भी है, हम उनकी बात करते हैं। जो अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो है रेशनल चॉइस थ्योरी। रेशनल चॉइस थ्योरी की बात करें तो रेशनल चॉइस थ्योरी का सीधा सा फंडा है कि एक तो इसके अंदर रेशनल एक्टर होगा। रेशनल एक्टर क्या करेगा कि जो रेशनल चॉइस है उनके आधार पे जो रेशनल कैलकुलेशन होगी उन्हीं के आधार पे वो किसी चीज़ के अंदर इन्वेस्ट करेगा, तो उसके आधार पे उसको अच्छा रिजल्ट मिलने के चांस 99% रहते हैं और 1% लॉस होने का चांस रहता है। इसलिए रेशनल चॉइस थ्योरी दी गई। इसका एक एग्जांपल देखें तो एग्जांपल है कि मान लो कि पेट्रोल की भी प्राइस चल रही है 109 रुपये के आसपास या 108 रुपये के आसपास। तो अगर कोई उसके शेयर खरीद लेता है उस कंपनी के, तो उन शेयरों की आगे जाके 2-3 साल बाद में उनकी प्राइस बढ़ेगी। तो जो रेशनल एक्टर होता है पहले तो सस्ते में उनको खरीदता है और फिर जैसे उनकी प्राइस बढ़ती है उनको बेच देता है। तो ये एक तरह से जो रेशनल एक्टर होता है उसने क्या कर लिया, प्रॉफिट कमा लिया। अब हम बात करते हैं इसकी जो लैंग्वेज क्या है। तो ये थ्योरी हमें ये बताती है कि रेशनल चॉइस चुनने के लिए रेशनल कैलकुलेशन पर भरोसा करते हैं। मतलब जो रेशनल कैलकुलेशन दी होती है उनके आधार पे हम उन पर भरोसा करते हैं और जिसके रिजल्ट उनके स्रोतों में तो अनुरूप होते हैं। जो रिजल्ट होते हैं वो जो रेशनल एक्टर होता है उसके प्रॉफिट के अनुरूप ही होते हैं। तो ये हो गई। अब हम बात करते हैं इसका एग्जाम्पल। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो इकोनॉमिक्स है वो एग्जाम्पल सबसे बेटर समझी जा सकती है। बात करते हैं मैं एग्जाम्पल कि जो रेशनल इन्वेस्टर है वो क्या करेगा कि कम कीमत वाले स्टॉक्स तो खरीद लेगा और जैसे उनकी जो स्टॉक है उनकी जो प्राइस बढ़ेगी तो उन स्टॉक्स को बेच देगा, तो उसको एक बड़ा मुनाफा देखने को मिल सकता है। और ज़्यादातर केस में 99% यही देखा जाता है कि जो रेशनल एक्टर होता है उसको प्रॉफिट ही मिलता है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि जो रेशनल चॉइस थ्योरी है उसके मेरिट्स क्या क्या है और डीमेरिट्स क्या क्या है। सबसे पहला मेरिट देखेंगे हम, ये आरसीटी लिखा हुआ है, इसका मतलब है रेशनल चॉइस थ्योरी। तो रेशनल चॉइस थ्योरी से डिनोट मैंने आरसीटी से किया है। तो सबसे पहला हम इसका मेरिट देखेंगे वो है रेशनल चॉइस थ्योरी व्यक्ति व सामूहिक व्यवहार को समझने में मदद करता है। मतलब जो रेशनल एक्टर होता है वो क्या करता है कि कोई व्यक्ति होता है उसका प्रॉफिट किस प्रकार से बढ़ाया जाए उसी के बारे में अध्ययन करवाता है और साथ में कोई समूह होता है तो उसको भी साथ लेके चलता है। इसी कारण जो रेशनल चॉइस थ्योरी है उसका एक ये अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता है हमें। दूसरा, नॉन रेशनल प्रतीत होने वाले व्यवहार। मतलब जो जिसके अंदर रेशनल एक्टर तो नहीं होते लेकिन जो रेशनल एक्टर की तरह वर्क करने वाले होते हैं वो भी कभी कभार इससे अच्छा प्रॉफिट ले जाते हैं। इसी कारण जो मतलब कि नॉन रेशनल प्रतीत होने वाले व्यवहार को समझने में भी मदद मिल सकती है कि जो नॉन रेशनल एक्टर होते हैं वो कभी कभार प्रॉफिट अच्छा कमा ले जाते हैं रेशनल एक्टर की तुलना में। तो ये भी इसका एक प्रॉफिट हो गया। अगर हम डीमेरिट्स की बात करें तो डीमेरिट्स के अंदर क्या क्या आता है। डीमेरिट्स के अंदर अपना जो फर्स्ट है कि व्यक्ति हमेशा रेशनल डिसीजन नहीं ले पाता। जैसे कभी कभार कोई व्यक्ति होता है वो मान लो कि अभी एक सीधा सा एग्जांपल है इसका कि पेट्रोल है, पेट्रोल के प्राइस फिक्स 108-109 रुपये के आसपास रुके हुए हैं। तो अभी कभी कभार लोग सोचते हैं क्या पता गवर्नमेंट चेंज होगी तो उससे क्या होगा कि जो पेट्रोल है उसकी प्राइस कम हो गई तो जो उसके स्टॉक्स है वो गिर जाएंगे। और कोई व्यक्ति ये सोचता है कि उसकी जो प्राइस है वो बढ़ जाएगी तो उससे हमें जो उसके स्टॉक्स बेचेंगे तो अधिक प्राइस पे बेच पाएंगे। तो एक डिसीजन नहीं ले पाता, वो कन्फ्यूजन में रहता है। तो ये भी एक इसकी जो मेन प्रॉब्लम हुआ है कि व्यक्ति हमेशा रेशनल डिसीजन नहीं ले पाता। मतलब रेशनल डिसीजन से तात्पर्य है कि जो रेशनल एक्टर है वो एक अच्छा डिसीजन नहीं ले पाता, जिसके कारण क्या है कि उसको
भविष्य में नुकसान भी देखने को मिल सकता है। दूसरा अपना है बाहरी कारकों से प्रभावित। बाहरी कारक का मतलब है कि जैसे अभी हमने देखा कि मान लो कि जो अभी कोई कंपनी है कि कोई सेब को प्रोड्यूस करती है, मतलब एप्पल का प्रोडक्शन करती है, तो उससे क्या होगा कि मान लो कि टेम्परेचर कभी ख़राब हुआ है, आंधी तूफान वगैरह या फिर भूकंप वगैरह या सुनामी वगैरह या फिर प्राकृतिक आपदा वगैरह आ गई, तो उससे क्या है कि जो बाहरी जो इनपुट है उससे वो इफेक्ट होगी, और उससे इफेक्ट होगी तो जो नेशनल इनकम है उस पर भी नुकसान देखने को मिलेगा हमें। तो कभी कभार क्या है कि बाहरी कारकों से भी प्रभावित हो जाती है। इसी कारण हम क्या बोल देते हैं कि जो रेशनल चॉइस थ्योरी है वो बाहरी कारकों से भी प्रभावित होती है। इसके बाद में हम देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। सबसे पहले बात करते हैं इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम कोई भी चीज होती है ना, उसको एक ग्राफ के अंदर जो इक्विलिब्रियम है वो क्या करता है कि कोई भी चीज है उसको एक ग्राफ के माध्यम से समझाता है। मान लो ये ग्राफ हो गई, तो यहाँ पे मान लो कि ए हो गया, ये बी हो गया माना, तो जो एक तो ग्राहक ए और ग्राहक बी इन दोनों के बारे में बताएगा कि जो कब क्या किस चीज़ से कौन सा प्रभावित हो रहा है। तो इक्विलिब्रियम की जरूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, तो सबसे ज़्यादा हमारा जो इसका मेन टारगेट होता है वो मार्केट के बारे में स्टडी करना होता है। तो ये मार्केट के बारे में बताता है। तो हम बात करें कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम में दो ही चीज़ें देखने को मिलती है हमें, एक तो गुड्स और एक सर्विसेज। सिर्फ जो इक्विलिब्रियम है वही दो चीज़ों के इर्द गिर्द घूमता है, एक तो गुड्स मतलब एक तो वस्तुएं और सेवा, इन दो चीज़ों के आसपास ही घूमता है। तो हम बात करते हैं भाई कि अपने नोट्स क्या है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं हम। तो इकोनॉमिक्स में इक्विलिब्रियम एक ऐसी कंडीशन है, मतलब एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी अवस्था है जो रिप्रेजेंट करता है कि डिमांड एंड सप्लाई, अभी मैंने बताया था कि डिमांड और सप्लाई होती है वह बाहरी प्रभावों की एब्सेंस में अपरिवर्तित रहती है। मतलब जो डिमांड और जो सप्लाई है वो बाहरी कारक अगर उसके ऊपर प्रभाव नहीं डालेंगे तो वो उसके अंदर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। जैसे वो अगर बाहरी कारक प्रभाव नहीं डालेंगे तो वो एक सामान्य स्तर पे चलता रहेगा। अगर बाहरी कारक प्रभाव डाल दिए, मान लो कि किसी चीज़ की डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ी तो उसकी क्या होगी, प्राइस भी बढ़ेगी। और अगर किसी चीज़ की डिमांड घट गई, डिमांड घटी तो उसकी क्या होगी, जो प्राइस है वो भी गिर जाएगी। ये चीज़ हो गई। अब हम बात करते हैं कि जो इसका मेन जो अपना जो कॉन्सेप्ट है इक्विलिब्रियम, इसका मेन यूज क्या है। तो बाजारों के कामकाजों का विश्लेषण और समझने के लिए काम में लेता है। मतलब मार्केट होता है, उसके अंदर किस प्रकार से कार्य हो रहे हैं, मतलब प्रॉफिट और लॉस कितना हो रहा है उसको एनालिसिस करने में और समझने में कि उस प्रॉफिट को हम किस प्रकार बढ़ाएं, इस चीज़ को समझाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है इक्विलिब्रियम का। इसके अंदर हम पढ़ते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम। अब मार्केट इक्विलिब्रियम क्या है वो पढ़ेंगे सबसे पहले हम। तो हम बात करते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम, यानी कि जो मार्केट के अंदर इक्विलिब्रियम है वो किस प्रकार से इफेक्ट डालता है। देखो सीधी सी बात है, हमें मार्केट की बात करें तो मार्केट के अंदर हम दो ही चीज़ों की डिटेल से पढ़ते हैं, एक तो गुड्स और एक सर्विसेज। गुड्स यानी जो मतलब इंटेंजिबल, यानी कोई भी वस्तु है जो छूने योग्य नहीं है उनको हम गुड्स बोल देते हैं। सॉरी, जो चीज़ें छूने योग्य है उनको तो हम गुड्स बोल देते हैं, और जो चीज़ें छूने योग्य नहीं है उनको हम बोल देते हैं सर्विसेज। और इन दोनों में एक मेन डिफरेंस है कि जो गुड्स है वो हमें दिखाई देती है और जो सर्विसेज वो हमें दिखाई नहीं देती। तो ये हो गई, हम पढ़ रहे हैं मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम की बात करें तो मार्केट इक्विलिब्रियम के अंदर एक तो गुड्स होगी एक सर्विसेज होगी, तो उनको हम ग्राफ में डिनोट करेंगे। अगर दोनों की सिचुएशन सेम हुई तो जो मार्केट है वो एक बैलेंस प्रोसेस के अंदर रहेगा, और उससे क्या है कि जो मार्केट के अंदर उतार चढ़ाव प्राइस की वो देखने को नहीं मिलेंगे। तो मार्केट इक्विलिब्रियम पढ़ना बहुत जरूरी होता है हमारा। तो हम बात करते हैं कि मार्केट इक्विलिब्रियम क्या है। तो वह पॉइंट जिस पर डिमांड एंड सप्लाई एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, मतलब डिमांड और जो सप्लाई है वो एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है ना, उसी को हम मार्केट इक्विलिब्रियम कह देते हैं। अब इसका एक ग्राफ भी लिया है हमने। ग्राफ की बात करें तो ग्राफ में
हम ग्राफ की बात करते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम की। मार्केट इक्विलिब्रियम का ग्राफ है, मान लो ये होगी अपनी डिमांड और ये होगी अपनी सर्विस। तो डिमांड की बात करते हैं, जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी और एक अवस्था ऐसी आएगी जब डिमांड और जो सर्विस है वो दोनों आपस में बराबर हो जाएगी। तो ये बराबर होगी और जिस बिंदु पे काटेगी उसी को हम डिमांड इक्विलिब्रियम कह देते हैं। मतलब गुड्स से और जो सर्विसेज, मतलब जो गुड्स है और ये सर्विसेज है, अगर हम बात करें कि गुड्स और सर्विसेज दोनों आपस में जिस बिंदु पे काटेगी ना उसी को हम मार्केट इक्विलिब्रियम बोल देते हैं। मार्केट इक्विलिब्रियम से तात्पर्य क्या होता है, मैंने बताया कि आपको कि मार्केट के अंदर किस चीज़ की प्राइस कम ज़्यादा होगी और उसकी जो सर्विसेज है वो किस प्रकार से इफेक्ट करेगी गुड्स पर, उन चीज़ों के बारे में हमें जो मार्केट इक्विलिब्रियम है वो ही बताता है। तो ये जो मार्केट इक्विलिब्रियम का कर्व हो गया और ये अपना टॉपिक नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। तो क्या क्या पढ़ा हम एक बार वापस से सिलेबस देख लेते हैं। तो ये अपना टॉपिक नंबर 2 था। इसके अंदर हमने आज पढ़ा नेचर ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी। नेचर ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी की बात करें तो नेचर ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी के अंदर अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग चीज़ें बताई। किसी ने साइंस बोल दिया तो किसी ने आर्ट बोल दिया। फिर उसके बाद में पढ़ा हमने रेशनल अजप्शन। रेशनल अजप्शन के अंदर हमने देखा कि जो रेशनल एक्टर होता है वो प्रोडक्शन को ज़्यादा, मतलब प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा करता है और लॉस को कम से कम करने का प्रयास करता है। उसके बाद में देखा हमने अपना तीसरा जो पॉइंट था वो था कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब इक्विलिब्रियम है वो गुड्स एंड सर्विसेज की जिस सिचुएशन के अंदर वो समान हो जाता है तो वो मार्केट इक्विलिब्रियम कहलाता है। और जो इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट है वो भी मार्केट के अंदर बहुत बड़ा रोल निभाता है। तो ये अपना टॉपिक नंबर 2 कंप्लीट हो गया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय जवान जय किसान।